Okay, I think we should start the session now. Okay, so kindly confirm करना, मैं जैसे ही स्क्रीन शेयर करूंगा कि आपको जो स्क्रीन है दैट इज विजिबल और नॉट. Okay, please confirm the screen is visible. Clear? Yes, clear. सभी लोग confirm कर दें ताकि मैं इस सेशन को स्टार्ट करूं. Yes, clear. Okay. Okay, guys. So in this video, in this session, we will discuss the June 2013 paper 2. इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके पेपर 2 के सभी क्वेश्चन, जैसे कि आज डिस्कस करेंगे 25 एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन 25 विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट मीन्स टुमारो. इन द टुमारो सेशन वी विल कवर all the questions. Okay. Okay, guys, visible. Okay, visible. So I think we should start now. Okay, this first question: which Indian state has the lowest child sex ratio from among the? यहाँ पर कुछ स्टेट के नाम दिए गए हैं, आप उसको देखना है और बताइए कि किस स्टेट का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो दैट इज द लोवेस्ट, सबसे कम है. केरला, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य में निम्न में से सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? सो बाल लिंग अनुपात अगर बात करें इसकी चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो इसको मापने का तरीका होता है नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल. ओके, एंड इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर. अब बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट होगा? हरियाणा. सी मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी. सो कोर्स दैट इज राइट. अब बताइए हरियाणा का कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो? काइंडली आप उसका नंबर बताइए. एंड आल्सो इंडिया का कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो? अगर किसी को याद है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. इंडिया का एज पर द सेंसस ऑफ 2011. हरियाणा. ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा सी सही है. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का है 919 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. ओके, सो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोफेशनल व्यू ऑफ सोशल वर्क? समाज कार्य का एक प्रोफेशनल व्यू, एक बोल सकते हैं एक पेशेवर दृष्टिकोण, इसमें से कौन सा नहीं है? क्लाइंट एज ए ऑब्जेक्ट, client as a citizen, client as a recipient, client as a resource. So which option will be correct for question number 2? A, D. Okay, so the answer is A, D and also A. D, A. कुछ आंसर A है, कुछ आंसर D है. D. So which answer will be correct for this question? D इसका नहीं होगा, client as a resource. ओके, यहाँ अगर बात करें रेसिपिएंट की तो ये तो होगा ही नहीं. अगर हम ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड में देखें, सो विच ऑप्शन विल बी मोर अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन? यहाँ पर बात की जा रही है प्रोफेशनल व्यू की, सोशल वर्क एज ए प्रोफेशनल व्यू. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? एज ए सिटीजन, एज ए ऑब्जेक्ट? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, बिकॉज अगर हम इन दोनों ऑप्शन को देखें तो इसमें से जो आंसर मोर अप्रोप्रिएट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो आपका बी होगा. अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल किसी मेडिकल सोशल वर्कर की, ओके, सो वो किसी भी क्लाइंट को या बोल सकते हैं किसी पेशेंट को दैट इज नॉट कंसीडर एज ए सिटीजन. ओके, ऑल द प्रोफेशनल वर्क, और बोल सकते हैं एज ए प्रोफेशनल व्यू इन द सोशल वर्क, ऑल द क्लाइंट और ऑल द पेशेंट आर सेम. सो दैट इज नॉट कंसीडर एज द सिटीजन व्हेन कंपेयर इन द बोथ ऑप्शन. अदरवाइज आप इस ऑप्शन को भी लगा सकते हैं, बट व्हेन यू कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज मोर एक्यूरेट, बिकॉज यहाँ पर पूछा गया विच इज नॉट द प्रोफेशनल व्यू. ओके, फॉर एनी मेडिकल सोशल वर्कर और सोशल वर्कर क्लाइंट इज नॉट एज सिटीजन. ओके, उस सभी क्लाइंट को एज ही चाहे दैट इज सिटीजन और नॉट. सो बी ऑप्शन विल बी मोर एक्यूरेट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, if you mark first that could be also answer if option number B is not there,
you can also mark this object. When you compare both first and second, that then the option number B will be more accurate for this question as a professional view of social work. Okay, now third question. The tendency to commit crime rapidly without any sense of repentance is called as, मतलब बिना किसी पश्चाताप के बार बार कोई अपराध जो करता है उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? डी फैक्टो एक्शन, टेररिज्म, रिटर्न बैक और रेसिडिविज्म. Which option will be correct for this question? Okay, question number 3 D, A. कुछ आंसर ए आ रहे हैं, कुछ आंसर डी आ रहे हैं. So which option will be more correct? D and A. Okay, 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 okay. 20 पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऐड हैं. काइंडली सभी लोग आंसर दीजिए, तभी ये जो सेशन होगा दैट विल बी मोर इंटरेक्टिव. आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि बेसिकली कितने लोग आंसर दे रहे हैं, कितने करेक्ट, कितने सही हैं. ओके, सो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. डी फैक्टो एक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई पास्ट एक्शन जो कि इलीगल हो, वो किया गया किसी इंसान के द्वारा, इलीगल एक्ट पास्ट. ओके, एंड यहाँ पर रेपिटेशन की बात नहीं हो रही है. ओके, यहाँ पर पूछा गया है रेपिटेंस, कोई भी क्राइम जो कमिट किया जा रहा है बिना पश्चाताप के बार बार किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. दैट इज आल्सो इलीगल एक्ट बट इट इज नॉट रिपीटेड. सो टेररिज्म आपको पता ही होता है, एंड रिटर्न बैक इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है. एंड ऑप्शन नंबर डी जो डी दिया है दैट इज रेसिडिविज्म. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन और क्रिमिनल टू रिपीट द ऑफेंस, बार बार उसको रिपीट करना, रीऑफेंस करना, उसको बोलते हैं रेसिडिविज्म. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी मोर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, राइट. ओके, जिसका भी आंसर ये है आप काइंडली इसको देखिए. डी फैक्टो एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी इलीगल क्राइम किया हुआ है पास्ट में, पास्ट एक्शन या बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट मोर रिपीटेड या दैट इज नॉट मच रिपीटेड एज दी रेसिडिविज्म. इसका मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट करना, टेंडेंसी हो जाती है किसी भी क्रिमिनल की, बार बार उसको रिपीट करना विदाउट किसी पश्चाताप की. ओके, सो ये आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is recognized as a decade for the natural disaster reduction? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है 1980, 90, 90, 90, 17, 1960s, सो उसको एज ए डेकेड घोषित किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन. सो ये ऑफकोर्स यूएनजीए के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था. बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आकाश सर सी आंसर है आपका, और आसिम सर ए, माधवी मैम सी. ओके, एंड इन सा आंसर बी आपका है. सो इसको देख लेते हैं, काफी इसमें आपके आंसर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. सो विच ऑप्शन विल बी मोर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1990. दैट इज वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन. सो यूएनजीए के द्वारा डिजाइन किया गया था 1990 एज अ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन. बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा. काइंडली अपने आप को आप करेक्ट कर सकते हैं. 1970 नहीं है इसका, 1990 ही होगा. ओके, सो दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा केम इनटू फोर्स, कब ये लागू किया गया था, किस वर्ष में ये अधिनियम को लागू किया गया था? 1999, 2001, 2005 एंड 2009. विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? यहाँ पर बात की जा रही है नरेगा की. नरेगा क्या है? सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था कि जो भी अनस्किल्ड लेबर होती है उनको वर्क दे, एक लीगल बोल सकते हैं, लीगल गारंटी फॉर द बेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए. सो दिस एक्ट बेसिकली कम इनटू फोर्स इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2005. गुलजार एमडी सर आपका बी आंसर है, आपका इंग्लिश को चेक करिए. विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? बी, बी, डी, सी. सो ऑफ कोर्स सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा. 2005 इज द करेक्ट डेट. ओके, इन सितंबर 2005 इसको इनेक्टेड किया गया था, दैट इज केम इनटू फोर्स, नरेगा. क्वेश्चन नंबर 6. written or the visual material read or viewed primarily for the purpose of sexual pleasure is called as, इसको क्या बोलते हैं? sexual photography, pornography, papers on sex and blue films. Which option will be correct for this question? Kindly confirm which option will be correct for this question.
ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट ऑफ द आंसर बी, इसमें किसी का कोई गलत भी नहीं है। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का कंसेप्ट जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रस्तावित किया गया था? इमाइल दुर्खाइम, जीएस मेड, डब्ल्यू आई थॉमस एंड सिगमंड फ्यूड। सो विच ऑप्शन विल बी, इसमें तो आंसर ही दिया गया है, सॉरी इसका आंसर मेंशन कर दिया गया है मिस्टेक से। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है रोल प्लेइंग की, ये दिया गया था जीएस मेड के द्वारा। रोल प्लेइंग का मतलब होता है एक टेक्निक दैट इज यूज्ड टू लर्निंग प्रोसेस। ओके, इससे एंटिसिपेशन, पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्वमेंट होना लर्निंग प्रोसेस में, जस्ट टू सेल्फ अवेयरनेस के लिए। सो दिस कंसेप्ट गिवन बाय द जीएस मेड। ओके, दैट इज रोल प्लेइंग। इसका आंसर यहाँ पर मेंशन है, बाय मिस्टेक हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नेगेटिव रीएनफोर्समेंट लीड टू extinguish behavior, increase in the desired response, eliminate desired response, or the learned helplessness. Which option is correct for this question? निरात्मक सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है, इसका आंसर बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 8 का सी, किसी का बी भी आ रहा है, बी, सी, बी, डी। इसको आप क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा, इसको देख लीजिए जब तक इसको हम समझ लेते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी बीएफ स्किनर की, ओके, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें उन्होंने बताया था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में एंड पनिशमेंट के बारे में। दैट इज फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जिसको बार बार कराने के लिए कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, तो उसको पढ़ाने के लिए बार बार, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो जैसे उसका रिजल्ट एक बार अच्छा आ गया है, ओके, ही स्कोर गुड मार्क्स, देन उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देना, गिफ्ट देना, चॉकलेट देना, किसी प्रकार की कोई उसकी जो फेवरेट चीज है उसको बार बार देना, दैट इज उसको बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, अगर किसी बच्चे ने एक बार अच्छा स्कोर किया है और दोबारा नहीं कर पाया वो, तो उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे उसके पास आपने कुछ दिया हुआ है उसको आप वापस ले लें, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल या टैबलेट, उससे वापस लेना और उससे बोलना कि वो दोबारा उसको अच्छे से परफॉर्म करेगा, देन उसको रिवार्ड्स दिया जाएगा। सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, पहले जैसा उसको बेहतर बनाने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, मतलब उससे कुछ छीन लिया जाता है, पॉजिटिव में कुछ दिया जाता है। सो ये बीएफ स्किनर की थ्योरी थी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द डिजायर रिस्पांस और एलिमिनेट द डिजायर रिस्पांस। ऑफ कोर्स जो डिजायर रिस्पांस है, अर्थात यहाँ पर रिजल्ट की अगर बात करें तो उसको बढ़ाने के लिए ही तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किया जा रहा है ना, डिजायर रिस्पांस को बढ़ाने के लिए। डिजायर रिस्पांस का मतलब क्या है? व्हाट इज द इंपोर्टेंट फॉर देम, ओके, व्हाट ड्राइव देम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। कुछ आंसर सी भी आ रहे हैं, कुछ डी भी आ रहे हैं। डिजायर रिस्पांस को एलिमिनेट नहीं करना है आपको, रीइंफोर्समेंट दिया ही इसलिए जाता है ताकि वो जो रिपीटेड जो बिहेवियर है उसको बार बार रिपीट करे, जो भी पॉजिटिव या जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है उसको बार बार वो रिपीट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 12-year-old Asad need not to told that he had failed in the exam. On the returning home, he could guess by the looks on his father's face and his posture what is the result was. This is the example of. इसमें पूछा गया है कि एक लड़का है 12 साल का और वो एग्जाम में शायद फेल हो गया है। जब वो घर लौट कर आता है तो उसके पिताजी का जो फेस है, उनके फेस एक्सप्रेशन को देखकर, उनके पोस्चर को देखकर गैस किया जा सकता है कि उसका रिजल्ट कैसा है। ये एग्जाम्पल किस बात का है? यहाँ पर दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विजुअल मोडालिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन और फेशियल क्विज। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 डी, बी, बहुत सारे आंसर बी भी हैं और एक आंसर गौरव सर का डी आ रहा है, दिव्या मैम डी, गौरव कुमार डी। सो विच ऑप्शन विल बी मोस्ट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो द ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। यहाँ पर बात की जा रही, देखिए कि उसके फादर के फेस से, उसके पोस्चर से समझा जा सकता है तो क्या है। आप किसी से बात करके, जैसे एक लड़का, इस जो बालक लड़का है, अगर उसके पिताजी से पूछते तो वो क्या कह रहा था, वो कम्युनिकेशन हो जाता। अगर उसको उसने मतलब उसके फेस को देख करके, उसके पोस्चर को देख के वो समझ गया है, इसका मतलब क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बिना बात किए, मतलब गैर मौखिक संचार माध्यम जिसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, yes, most of the answer is B
करेक्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि बिना बात किए आप समझ जाएंगे, पोस्चर, फेस, ये सबको देख करके गैर मौखिक संचार। क्वेश्चन नंबर 10, when monotony in the work is reduced by giving a wider variety of the duties to the employees, it is known as। यहाँ पर बोला गया है कि जब कर्मचारियों को, जैसे किसी फैक्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लोग, तो उनको डिफरेंट टाइप के वर्क दिए जाते हैं ताकि जो वर्क में किसी प्रकार की मोनोटोनी ना आए। या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ना होता है, तो आप लगातार पेपर 1 पढ़ते रहेंगे तो मोनोटोनस हो जाता है, मतलब आपको बोरियत फील होने लगेगी। जंप फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 2, ताकि थोड़ा सा आपको रिफ्रेश फील हो, या कुछ नया पढ़ेंगे तो आपको मन लगा रहेगा पढ़ने में। तो इसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वाइड वैरायटी ऑफ ड्यूटी दी जाती है ताकि वो मोनोटोनी वर्क में ना आए, उसको रिड्यूस करने के लिए। सो उसको क्या बोलते हैं? जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब रीडिजाइन, जॉब को दोबारा डिजाइन करना, जॉब इनरिचमेंट। सो विच ऑप्शन विल बी मोर एक्यूरेट फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 का बी, मोस्ट ऑफ द आंसर इज बी। सो इसका तो बी सभी लोग दे रहे हैं। सो राइट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोटेशन। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया पेपर 1 पढ़ना है, फिर आपको पेपर 2 पढ़ना है ताकि मोनोटोनी ना हो। सो उसको बोलते हैं जॉब रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 11, NICP मीन्स, यहाँ पर आपको बताना इसका फुल फॉर्म क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं या कोई पॉलिसी सरकार की प्लानिंग, तो उसको फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना होता है एक्रोनिम्स वगैरह कि किसी का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? नेशनल इनिशिएटिव फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल इंटीग्रेटिव फॉर द चाइल्ड प्रोग्राम, नेशनल इंटीग्रेटिव फॉर द चाइल्ड पॉलिसी एंड द नेशनल इनिशिएटिव फॉर द चाइल्ड प्लानिंग। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। प्रोग्राम के नाम आप इंग्लिश में ही पढ़ें तो बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में और या फिर आप जब भी नेट पे सर्च करेंगे तो सब इंग्लिश में ही रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ए, मोस्ट ऑफ द आंसर इज ए। ओके, बी आंसर भी है आकाशदीप सर का। क्वेश्चन को पढ़िए, प्रियंका गुप्ता मैम, बी आंसर, नेशनल इंट्रोगेटिव फॉर द चाइल्ड प्रोग्राम। सो इसका ये दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझना होगा। सो इसका जो आंसर होगा द फर्स्ट, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, one of the following is not the technique that comes under the paraphrase। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, देन आप इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। विच इज नॉट द टेक्निक, यहाँ पर बोला गया नॉट। रीस्टेटमेंट ऑन रिफ्लेक्शन, समरी, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर इसको हिंदी में दिया गया, देख सकते हैं समझने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप हिंदी पढ़ के भी जल्दी आसानी से लगा सकते हैं। सो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग समथिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स सो दैट इट कुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है, ओके, आपने सुनी किसी के द्वारा, किसी एक्स ने आपको स्टोरी सुनाई, या आपने किसी की बुक से कुछ पढ़ा, अब आपने अपने फ्रेंड को उसी स्टोरी के बारे में बताया, अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बी, डी। अच्छा, कुछ आंसर डी भी है, कुछ प्रियंका मैम बी। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, कोई थ्योरी, कोई हुई, कुछ भी आपके पास है, उसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना। तो अभी देख लीजिए क्या इसका करेक्ट हो जाएगा। सगारिका मैम सी, प्रियंका गुप्ता मैम बी, तबरेज ए, ऑप्शन ए। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? यहाँ पर जो लोग ए अभी दे रहे हैं काइंडली यहाँ देखिए, इसमें लिखा है नॉट, वो टेक्निक नहीं है। आपको ये पता होगा कौन सी टेक्निक है, विच इज नॉट दी राइट। सो ये बताना है आपको, काइंडली आप करेक्ट कर लीजिए। आपका हो सकता है आपको क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई हो। अभी मैंने आपको बताया है कि पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि अपने वर्ड्स में दूसरे की थ्योरी या दूसरे की आपने कुछ भी कंटेंट है उसको अपनी भाषा में बदलना, कन्वर्ट करना, उसको लिखना। तो रीस्टेटमेंट मतलब सही तो है, इसमें गलत क्या है? कोई स्टेटमेंट है, अब उसको आपने अपना समझा, उसको अपनी भाषा में लिखा, तो रीस्टेटमेंट हो गया ना, तो ये तो सही है। बट यहाँ लिखा है विच इज नॉट द टेक्निक, तो ये आपका नहीं होगा, ये तो सही आंसर है। रिफ्लेक्शन भी सही है, समरी भी सही है, समराइज कर दिया आपने पूरे कंटेंट को, या पैराफ्रेजिंग में बोल सकते हैं, दैट इज वेरी क्लोज टू दिस पैराफ्रेजिंग, नॉट एज एक्यूरेट। बट ये जो है तीनों के तीनों ये टेक्निक नहीं है, सॉरी टेक्निक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन इज नॉट अ टेक्निक फॉर द पैराफ्रेजिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन डिफरेंट थिंग, मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें क्वेश्चन मार्क है, वहां पर जगह स्पेस है, उसको
भरना है, तो वो कहलाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रकार से। तो ये दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्निक्स फॉर द पैराफ्रेजिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। सॉरी, यस यस, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है। काइंडली जब भी क्वेश्चन पढ़ें उसमें आप देखें कि कहीं नोट तो नहीं लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 13, the study of the distribution and determinants of the health related status or the event in the specified populations and the applications of this study to control the health problems is called as, basically सिंपल भाषा में बोले तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होती है, problems होती हैं, उसकी स्टडी को, उसके एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, और कैसे हेल्थ रिलेटेड जो स्टेटस है उसके जो इवेंट है उसको डिटरमाइन किया जाता है, किस स्टडी के माध्यम से। स्टडी का नाम बताना है। एंटिमोलॉजी, इसको बोलते हैं कीट विज्ञान, मतलब होता है कि स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स। बायोलॉजी आप पता ही है, जियोग्राफी भूगोल का मतलब पता होता है। एपिडियोमोलॉजी का मतलब होता है हमारी विज्ञान, मतलब हेल्थ को लेकर के कोई डिजीज है वो स्प्रेड हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड और कंट्रोल ऑफ द डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज एपिडियोमोलॉजी। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा, राइट आंसर सी। योर वॉइस इज ब्रेकिंग टुडे अ लॉट। ओके, काइंडली आप सभी लोग बताइए एक बार दोबारा, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ताकि मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर पाऊँ। 14, यस यस सर, यहाँ से तो काफ़ी क्लियर मैं बोल रहा हूँ, बट ओके, मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। 1 सेकंड गाइस। ओके ओके, राइट राइट, में भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। ओके, मैंने दोबारा इसको कनेक्ट किया है माइक को। आप काइंडली बताइए, वॉइस इज क्लियर? क्या अभी भी ब्रेक हो रही है? नाउ इट्स फाइन। ओके ओके, राइट। ओके 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 गाइस, बिकॉज गाइस मैं अभी विलेज में आ गया हूँ, इसी वजह से हो सकता है आसपास नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो इट कुड बी, इसी का रीजन हो सकता है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो, बट आई विल ट्राई कि क्लियर आवाज़ बहुत पहुँचे आप तक। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली मैंने बताया कि किसी उस स्टडी को क्या बोलते हैं जो कि रिलेटेड होती है हेल्थ को लेकर के, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लेकर के, उसको कंट्रोल करने के लिए उस स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान, या बोल सकते हैं दैट इज स्टडी रिलेटेड टू द हेल्थ कंट्रोल ऑफ द डिजीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फेल्ट डिफिकल्टी इन फुलफिलिंग रोल ऑब्लिगेशन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसमें बोला पूछा गया है कि जो भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसको पूरा करने में काफ़ी डिफिकल्टी होना, उसको क्या बोलेंगे? इंटर रोल, रोल वेरिएशन, भूमिका में भिन्नता आना, या रोल स्ट्रेन, या रोल एम्बिगुलिटी, अस्पष्टता। आपको पता ही नहीं है कि रोल क्या है, तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का डी, सी, which option will be more correct for this question? क्वेश्चन नंबर, अच्छा, 14 अफसर सर डी, सुगार गमम सी, ओके, आकाश सर डी। देखिए इसमें जो आंसर डी दिया है, डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही रोल एम्बिगुलिटी की, मतलब रोल को आपको पता ही नहीं है, अस्पष्ट है आप। जैसे कोई आपको काम दिया जाता है तो पता है ना कि ये रोल है आपका, ये जिम्मेदारी है, बट आपको जब अपने रोल के बारे में पता ना हो, अस्पष्टता हो, तो वो उसको नहीं बोलेंगे ऑब्लिगेशन, मतलब वो आपको डिफिकल्टी हो रही है। डिफिकल्टी कब होगी? जब आपके पास रोल है। रोल स्टेन का मतलब क्या है? तो रोल स्टेन का मतलब होता है कि व्हेन यू हैव ट्रबल जस्ट टू मीटिंग दिस सोशल रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, या बोल सकते हैं कि समाज की, सोसाइटी की, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना कर पाना, और जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल ना कर पाना, उसको बोलते हैं रोल स्ट्रेन, भूमिका तनाव। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एम्बिगुलिटी नहीं होगा। एम्बिगुलिटी का तो मतलब होता है अस्पष्टता, रोल का स्पष्टता ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है कि रोल क्या है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 15 सी, ओके ओके, राइट। The model of social policy called is residual welfare
has been advanced by Norman Ginsburg, Richard Titmuss, Lewis and David Denison. Which option correct for this question? बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का बी, रिचर्ड टिटमस. ऑफ कोर्स ये आपको इसका पता राइट आंसर है, टिटमस है, रिचर्ड टिटमस. इनके द्वारा ही सोशल पॉलिसी के मॉडल दिए गए थे, रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल एंड इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस मॉडल, और इसके अलावा एक और था इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. सो जो रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल है ये बेसिकली वर्क करता है कि जैसे जो फैमिली मार्केट इस प्रकार की सप्लाई ब्रेकडाउन हो जाती है, तो जो स्टेट होता है अर्थात जो गवर्नमेंट होती है वो पार्टनरशिप करती है ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ हैं या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ, और ताकि लोगों तक जो बेनिफिट्स हैं जो सप्लाई है पहुंच सके, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल. इसके अलावा सेकंड जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस मॉडल, तो इसमें परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, मेरिट बेस्ड होता है, वर्क परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, प्रोडक्टिविटी बेस्ड होता है, उसके आधार पे आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं. और तीसरा जो मॉडल है दैट इज इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. ओके, तो इसमें बेसिकली जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनसे ज़्यादा टैक्स लेना, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा ही होता है. जिनके पास कम है तो कम लेना, और जो मनी होगी, जो इनकम होगी, उसको सरकार कुछ प्रोग्राम पॉलिसी बनाकर लोगों तक पहुंचाएगी, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी. बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिससे जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचता है वो टैक्स का पैसा, तो उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. टिटमस के द्वारा दिया गया था, टिटमस के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. The activity that interrelates various part of the welfare agency so that it function as a whole. इसमें बोला गया है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि वेरियस पार्ट को इंटरलेट करती है एक किसी वेलफेयर एजेंसी में, तो उस फंक्शन पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं. जैसे कोई मशीन है, उसमें वेरियस पार्ट्स होते हैं, ओके, सभी फंक्शन करते हैं सब जुड़ के, तो उसी को पूछा जा रहा है कि जब ये सब आपस में जुड़ जाते हैं, साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं. उस टर्म को प्लानिंग बोलेंगे, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी डिटर्मिनेशन. गाइस जब भी वॉइस क्रैक हो या तो आपको उसके लिए ना आए तो काइंडली बता देना ताकि मैं इसको दोबारा लगा पाऊँ. ओके, आंसर बी आ रहा है, सी सिगार का मैम. ओके, कोऑर्डिनेशन, इंसा. ओके, ओके क्या मतलब, ओके अच्छा. आंसर बताइए इसका क्या है. सी निमोता, सी प्रियंका गुप्ता, सी माधवी मैम, सी. ओके, सो कोऑर्डिनेशन इज करेक्ट आंसर. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है कि जैसे वेरियस पार्ट्स हैं, ओके, किसी भी मशीनरी के वेरियस पार्ट्स होते हैं, आपस में मिल करके वो एक पूरी फंक्शन करते हैं, मशीनरी को चलाते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. आपस में कोऑर्डिनेशन सही होगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा वर्क. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. रिलायबिलिटी इंश्योर वैलिडिटी, वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी, and reliability does not depend on the objectivity, and reliability and validity are independent to each other. आपस में कोई इनका संबंध नहीं है, स्वतंत्र हैं आपस में. सो which option will be correct. ओके, आप इसका आंसर बताइए, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ओवरऑल कंसिस्टेंसी होता है, ओके, ऑफ मेजरमेंट. जैसे कुछ मेजरमेंट किया जा रहा है, अब वो लगातार सेम रिजल्ट आना, ओके, और अंडर द सेम कंडीशन बार बार सेम रिजल्ट आना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, दैट इज रिलायबिलिटी. सो जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा उसको बोलेंगे हाई रिलायबल. ओके, और यहीं पर बात की जा रही है वैलिडिटी की. तो वैलिडिटी क्या होती है. वैलिडिटी मतलब होता है वैधता, हिंदी में बोलते हैं, या मान्यता, स्ट्रांगनेस. ओके, या बोल सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है कोई मेथड क्या किसी को मेजर करने के लिए, सो बोल सकते हैं एक्यूरेसी टाइप. सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों आपको लग रहा होगा कॉमन, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, आप दोनों में आपस में डिफरेंस है. सो आप बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा. बी आंसर डी फर्स्ट, 7 ए डालिए मैम, ए इंसा, ए डी प्रियंका मैम, डी. आप काइंडली क्वेश्चन के साथ आंसर दीजिए ताकि वो पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं. सरिंजा परमीन मैम, ए. मीर सौफ अली, बी. सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट. रिलायबिलिटी इंश्योर वैलिडिटी. ओके, यहाँ पर बोला गया वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी. देखिए अगर हम बात करें किसी भी मेजरमेंट की, वहाँ पे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों आपस में दोनों ही डिफरेंट टर्म है, ऐसा नहीं है, आपस में आप जोड़ नहीं सकते. रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वैधता, मान्यता, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है. और रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, जो कि मेजर की जाती है कि किसी प्रोडक्ट की कितनी कंसिस्टेंसी है. ओके, सो दोनों आपस में अलग अलग हैं.
सो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा, आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, आप काइंडली देख लीजिए, किसी का आंसर ए है, किसी का बी है, किसी का सी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। रिलायबिलिटी एंड ये वैलिडिटी में कोई संबंध नहीं है आपस में, दोनों अलग अलग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज डिवाइडेड फैमिली इनटू फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन? किसके द्वारा ये टर्म दिया गया, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन? मुर्डॉक, कैपाडिया, रॉबर्टसन एंड दी वार्नर। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, कुछ आंसर सी है, कुछ आंसर बी है। अब बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसको थोड़ा बता देते हैं। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब होता है फैमिली दैट यू बॉर्न। फॉर एग्जांपल, आप जिस फैमिली में जन्म होता है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मतलब होता है कि शादी के माध्यम से, मैरिज के माध्यम से जो फैमिली बनती है, या फिर एडॉप्शन के माध्यम से, जैसे बच्चे को अडॉप्ट करना, तो वो उसे बोले फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है इनवॉलंटरी जन्म होना किसी परिवार में, किसी फैमिली में। सो ये किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, आंसर ए असीम दास सर, परमीर ममेटी ने। इसका सही आंसर सी है, रॉबर्टसन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,